IQ का येस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी में एक नए चैप्टर को देखेंगे, विश्व के मरुस्थल। विश्व के मरुस्थल की उत्पत्ति कैसे होती है, किसी भी महाद्वीप के पश्चिम तरफ ही मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, और विश्व के कौन कौन से मरुस्थल हैं, मरुस्थल के कितने प्रकार होते हैं, आज हम सबको यहाँ पर देखेंगे। और विश्व में अलग अलग महाद्वीपों में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, उनको हम यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो कहीं कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। याद रखिएगा कि वर्ल्ड मैपिंग हो, चाहे इंडिया की मैपिंग हो और चाहे किसी स्टेट की मैपिंग हो, मैपिंग करना बहुत जरूरी है। और मैं एक तरह से आप लोगों को एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैपिंग कैसे करनी है। ये आपको पीडीएफ आपको एग्जाम वेब ऐप पे आपको मिल जाएगा, आप वहां से ले लीजिएगा और उससे भी आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा, लगातार आप देखते रहिएगा। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मैपिंग करना बहुत जरूरी है। और हम जो है विश्व के, चाहे भारत के सारे टॉपिक, चाहे टॉपिक बड़ा हो और चाहे टॉपिक छोटा हो, हम सबकी मैपिंग कराएंगे। और उसमें जुड़े हुए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं उसका डिस्कशन भी हम आगे आपसे करते रहेंगे। तो याद रखिएगा, मैपिंग करना बहुत जरूरी है। और आज हम लोग विश्व के मरुस्थल की बात करते हैं। विश्व के मरुस्थल जो है, याद रखिएगा, इनका सिविल सेवा की परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं सबको हम यहाँ डिटेल में करके बता देते हैं, जिससे अगर क्वेश्चन अगर आपको आए तो एग्जाम में आपको गलत ना होने पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मरुस्थल क्या है। क्या देखिएगा, मरुस्थल क्या है। शुष्कता का वैज्ञानिक आधार। शुष्कता मतलब ये होता है जब वर्षा होती है तो हवाओं में नमी की मात्रा अधिक हो जाती है, तो उसे हम आर्द्रता, ह्यूमिडिटी कहते हैं। लेकिन अगर वर्षा कम हो रही हो और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा हो तो वहां शुष्कता हो जाती है। ऐसी स्थिति में वहां मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो मरुस्थल का निर्माण अगर कहा जाए तो मरुस्थल कहते किसको हैं, अगर एक शब्द में हम आपसे कहें कि मरुस्थल किसे कहा जाता है, तो आप एक शब्द में जान लीजिएगा कि औसत वार्षिक वर्षा जहां 25 सेंटीमीटर से कम हो या फिर 250 मिलीमीटर वर्षा हो रही हो, ऐसे जो है क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। वर्षा कम क्यों होती है वो अलग कारण है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन एक सिंपल परिभाषा ये है कि औसत वार्षिक वर्षा, तो सेंटीमीटर भी आप याद रखिएगा और मिलीमीटर भी आप याद रखिएगा। तो मिलीमीटर में 250 मिलीमीटर वर्षा हो रही हो या फिर 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा अगर किसी क्षेत्र में होती है, तो ऐसे क्षेत्रों को क्या कहते हैं, हम मरुस्थल कहते हैं। तो मरुस्थलों का निर्माण याद रखिएगा किसी भी महाद्वीप के पश्चिम तरफ होता है। और मरुस्थलों के निर्माण में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, जरा आप इस मैप को देखिएगा। याद रखिएगा, एक तरफ लिखा है वाष्पीकरण। जिस क्षेत्र में वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा हो, इसका मतलब यह हुआ कि वहां पर तापमान बहुत ज्यादा है। अगर वाष्पीकरण बहुत ज्यादा हो रहा हो किसी क्षेत्र में, इसका मतलब वहां तापमान बहुत ज्यादा है। लेकिन उस क्षेत्र में जो हवाएं होती हैं वो नमी युक्त हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसी स्थिति में बादल का निर्माण नहीं हो पाता है और वहां पर वर्षा नहीं होती है। ऐसी स्थिति में वो क्षेत्र क्या बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है। तो जिस क्षेत्र में वाष्पीकरण की दर अधिक हो तापमान होने की वजह से, और उस क्षेत्र में वर्षा की मात्रा कम हो, तो ऐसे क्षेत्रों में मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो आप याद रखिएगा। दूसरा लिखा है कि मरुस्थल पृथ्वी की सतह पर वह शुष्क क्षेत्र है जहां वाष्पीकरण की दर, याद रखिएगा, वर्षण बारिश की दर से कहीं अधिक होती है। इसलिए यहाँ अधिक होती है क्योंकि तापमान तो यहाँ अधिक होगा, क्योंकि तापमान जो है सीधे सूर्य किरणें सीधे पड़ती है, तो तापमान अधिक तो होगा। और मरुस्थल उत्पत्ति के कई कारण हैं, बताऊंगा एक एक करके। लेकिन वहां वर्षा नहीं हो पाती, इसलिए शुष्कता वहां पर बनी रहती है। तो अत्यधिक शुष्कता के कारण यहाँ वनस्पति और जीव जंतुओं की संख्या बहुत विरल पाई जाती है। तो जीव, अगर पर्यावरण की दृष्टिकोण से देखा जाए, जैव विविधता के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मरुस्थलों में सबसे निम्न जो है जैव विविधता या जो है आपका जीव जंतु पाए जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली बात है कि वाष्पीकरण की दर यहाँ ज्यादा होती है, तो जो जलीय छोटे छोटे क्षेत्र होते हैं वो भी सूख जाते हैं। और दूसरा, वहां पर नमी युक्त हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, इसीलिए वहां पर क्या बन जाता है, मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। तो इस बात को याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है। तो मरुस्थल याद रखिएगा, एक सिंपल कहा जाए कि मरुस्थल की परिभाषा अगर दे दी जाए तो हम बताएंगे कि 25 सेंटीमीटर से औसत वार्षिक वर्षा कम हो या 250 मिलीमीटर, इसको याद रखिएगा। और दूसरा, वाष्पीकरण यहाँ हाई होता है और वर्षण कम होता है, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, याद रखिएगा, मरुस्थल कहते हैं। तो इसको याद रखना।
ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखना जरूरी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। तो जब हम मैपिंग कर रहे हैं तो मरुस्थलों का निर्माण कैसे होता है हम ये भी बता देंगे, जिससे आपका पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मरुस्थल निर्माण के 4 प्रमुख भौगोलिक कारक हैं। यही 4 कारण हैं जिसकी वजह से मरुस्थलों का निर्माण होता है। मरुस्थल का निर्माण 4 कारण कौन कौन से हैं? पहला है आपका उप उष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटियां। नंबर 1 है क्या ये? याद रखिएगा, जैसे ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर विषुवत रेखा के आसपास 5 डिग्री साउथ 5 डिग्री नॉर्थ क्षेत्र को हम डोल ड्रम कहते हैं, या निम्न दाब का क्षेत्र होता है। यहां से हवाएं जब ऊपर उठती हैं और ऊपर उठने के बाद 30 डिग्री के आसपास से दोबारा गिरती हैं, तो 30 और 35 डिग्री के पास ये ठंडी हवाएं होकर के जब नीचे गिरती हैं, तो जहां हवाएं नीचे गिरती हैं वहां पर क्या होगा? वाष्पीकरण होगा ही नहीं। जब हवाएं नीचे गिरेगी, ठंडी होकर के नीचे गिरेंगी, तो ठंडी हवा, याद रखिएगा, जो ठंडी हवा होती है इसमें वाष्पीकरण की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि खुद ठंडी होती है। ऐसी स्थिति में बादल का निर्माण होगा नहीं, तो वहां पे क्या बन जाएगा? मरुस्थल बन जाएगा। तो याद रखिएगा, जो मध्य अक्षांश मरुस्थल पाए जाते हैं, जैसे गोबी का मरुस्थल चीन में है, वो याद रखिएगा 30 से 35 डिग्री पर है, और वो याद रखिएगा उच्च वायु दाब की पेटी में है, क्योंकि हवाएं वहां ठंडी गिरती हैं। जब ठंडी हवा गिरेगी तो वहां पे क्या बन जाता है? मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। तो याद रखना, मध्य अक्षांशों पर और महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जब वहां पर हवाएं नीचे गिरती हैं 30 से 35 डिग्री पर, चाहे साउथ में हो गोलार्ध में हो, चाहे नॉर्थ गोलार्ध में हो, ऐसी स्थिति में याद रखिएगा हाई प्रेशर क्षेत्रों में क्या बन जाता है? मरुस्थल बन जाता है, क्योंकि हवाएं जब नीचे गिरेंगी तो वाष्पीकरण होगा नहीं। तो याद रखिएगा, मरुस्थलों के निर्माण में पहला कारण क्या है? उप उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटियां हैं। इसको याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह एक कारण है मरुस्थलों के निर्माण में। ठीक है, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया है। ठीक है ना? ठीक है, अब ये तो पहला कारण क्या हो गया कि याद रखना, आपका उष्णकटिबंधीय जो उच्च वायुदाब की पेटियां हैं, उपोष्णकटिबंधीय से कहते हैं, तो इन क्षेत्रों में याद रखिएगा मरुस्थल निर्माण होता है, क्योंकि हवाएं ठंड नीचे उतरती हैं। तो ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण बात करते हैं। दूसरा कारण याद रखिएगा, आपका कौन सा क्षेत्र है? वृष्टि छाया क्षेत्र है। आपका पश्चिमी घाट के क्षेत्र में मिलता है, आपका राजस्थान में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ध्यान से, वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, और जिन क्षेत्रों में वर्षा की हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपको पता होगा कि जो वर्षा होती है, वर्षा 3 प्रकार की होती है: पर्वतीय वर्षा, संवहनीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा होती है। तो जब याद रखिएगा, आर्द्रता युक्त हवाएं जब आती हैं किसी पर्वत से टकराती हैं, तो पर्वत के जिस तरफ वो टकराती हैं वहां ऊपर उठने के बाद बादलों का निर्माण होता है और वहीं पर वर्षा हो जाती है। तो एक ही पर्वत के एक तरफ जहां मानसूनी हवाएं टकरा रही हैं, आर्द्रता युक्त हवाएं टकरा रही हैं, तो वहां पर क्या है कि वर्षा होती है। तो आधे पर्वत में वर्षा हो जाती है, और जो आधा पर्वत है आपका, जो उसके बैक साइड में है, वहां तक हवाएं तो जाती हैं, लेकिन हवाओं में नमी की मात्रा नहीं होती है। तो इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं, रेन शैडो आपका इफेक्ट कहते हैं। ऐसी स्थिति में एक ही पहाड़ के दूसरे साइड में क्या बन जाता है? मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। लाइक अगर हम बात करते हैं कौन सा क्षेत्र है, तो आपका अगर ये इंडिया का मैप है, तो इसका 3 एग्जाम्पल हमारे पास इंडिया में ही है। पहला एग्जाम्पल क्या है? ये पश्चिमी घाट है। तो जब मानसूनी हवाएं आती हैं, तो याद रखिएगा, टकराने के बाद ये अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी शाखा में दक्षिण पश्चिम मानसून जब बढ़ जाता है, तो पश्चिमी घाट के इस तरफ खूब वर्षा होती है, लेकिन पश्चिमी घाट के पूर्वी साइड में वर्षा कम होती है। तो इस क्षेत्र में मरुस्थल का निर्माण हो गया है। दूसरा, यहाँ अरावली पहाड़ी है, तो अरावली पहाड़ी की है, याद रखिएगा, या जो आपका अरब सागर की मानसून की शाखा है वो सीधा इसी के समानांतर निकल जाती है, और बंगाल खाड़ी की मानसून जब यहाँ पहुंचता है तो उसमें आर्द्रता की मात्रा कम हो जाती है। ऐसी स्थिति में रेगिस्तान मरुस्थल का निर्माण हो गया। और याद रखना, यहाँ पर आपका हिमालय है, और हिमालय के उत्तर में याद रखिएगा आपका लद्दाख है। तो याद रखना, मानसूनी हवाएं हिमालय को पार नहीं कर पाती है,
तो उस क्षेत्र में वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। तो हिमालय का दक्षिण जो आपका उत्तरी ढाल है वहां पर लद्दाख मरुस्थल का निर्माण इसीलिए हुआ है। तो वृष्टि छाया प्रभाव के कारण ही एक पर्वत की एक तरफ वर्षा होती है और एक तरफ वर्षा नहीं होती है। तो जिस तरफ वर्षा नहीं होती उस क्षेत्र में मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसका भी एग्जाम्पल है, इसका भी एग्जाम्पल, सबका एग्जाम्पल है। अभी हम एक एक करके आपको एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि कारण क्या है। तो मरुस्थल के निर्माण के जो 4 प्रमुख कारण हैं उसमें पहला आपका जो है उप उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब की पेटियों में ऐसा होता है क्योंकि हवाएं ठंडी होकर नीचे उतरती हैं। और दूसरा वृष्टि छाया प्रभाव की वजह से मरुस्थलों का निर्माण होता है। तीसरा बात करते हैं ठंडी महासागरीय जलधाराएं। याद रखिएगा, जैसे ये एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका क्या हो गया, अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अफ्रीका महाद्वीप पे यहाँ पर सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है और यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल बना है। ये आपका कालाहारी मरुस्थल है और आपका ये सहारा मरुस्थल है। ये मरुस्थल निर्माण क्यों हुआ? क्योंकि ठंडी जलधाराओं की वजह से। तो ठंडी जलधाराएं खुद ठंडी होती हैं और आसपास की हवा को भी, वातावरण को ठंडा कर देती हैं। तो ठंडी होने की वजह से वाष्पीकरण होता नहीं है और जब वाष्पीकरण नहीं होता है तो याद रखना बादल का निर्माण होगा नहीं। तो क्या बन जाएगा, उसके आसपास जो तट होंगे वहां वर्षा नहीं होगी तो मरुस्थल बन जाएगा, लाइक जैसे कहा जाए। तो अफ्रीका में यहाँ पे बेंगुला जलधारा बहती है। बेंगुला जलधारा ठंडी जलधारा है तो इसके आसपास वाष्पीकरण नहीं होता है। ऐसी स्थिति में याद रखिएगा बोत्सवाना देश में कालाहारी मरुस्थल का निर्माण हो गया है। तो याद रखना बेंगुला जलधारा की वजह से ही कालाहारी मरुस्थल बन गया। और यहाँ ठंडी जलधारा किनारी बहती है तो किनारी की वजह से सहारा मरुस्थल बन गया क्योंकि किनारी ठंडी जलधारा है। तो अगर वाष्पीकरण नहीं होगा, इसीलिए पश्चिमी तटों पर क्या पाए जाते हैं, किसी भी महाद्वीप के पश्चिम तट पर क्या पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। तो उसमें एक कारण क्या है, ठंडी जलधाराओं का। तो जिस महाद्वीप के किनारे ठंडी जलधारा चलेंगी उसके किनारे पर मरुस्थल ही पाया जाएगा। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, अभी एक एक करके हम आपको और अच्छे से बताते चलेंगे, ठीक है। तो ठंडी जलधाराएं भी मरुस्थलों का निर्माण करती हैं, ये भी याद रखिएगा। दूसरा एक आपका महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई क्षेत्र मान लो आपका महाद्वीपों के आंतरिक भाग में है और सागर तल से दूर है, सागर तट से दूर है। ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होती है, नमी युक्त हवाएं नहीं पहुंच पाती। वहां पर हवाएं तो पहुंचती हैं लेकिन नमी युक्त नहीं पहुंच पाती हैं। तो वाष्पीकरण नहीं होता है, बादलों का निर्माण नहीं होता है और इसकी वजह से भी मरुस्थलों का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा इसके भी एग्जाम्पल हमारे पास है, अभी एक एक करके बताता हूं मैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मरुस्थलों का निर्माण के लिए 4 मुख्य कारण हैं। इनको अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, गलती आप बिल्कुल मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है आपका, अब पहला कारण क्या है, पहला मरुस्थलों के निर्माण में पहला कारण का एग्जाम्पल देखेंगे, दूसरे कारण का एग्जाम्पल देखेंगे। पहला आपका है उप उष्णकटिबंधीय, इसे हम उपोष्णकटिबंधीय भी कहते हैं। उच्च दाब के वृष्टि छाया प्रभाव, याद रखिएगा उच्च दाब और वृष्टि छाया, हम दोनों कारणों को और दोनों एग्जाम्पल को हम यहाँ पर साथ में देख लेते हैं। अब यहाँ गौर करिएगा, याद रखिएगा व्यापारिक पौने, अगर ये 0 डिग्री यहाँ पर भूमध्य रेखा है तो यहाँ व्यापारिक पौने जब ऊपर उठती है और ऊपर उठने के बाद जब ये ऊपर जाती है ठंडी हो जाती है, ठंडी होकर के 30 से 35, 20 से लेकर के और 30 डिग्री के बीच में ये हवाएं नीचे उतरती हैं दोनों गोलार्धों में। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब हवाएं नीचे उतरेंगी तो उसे क्या होगा कि बादलों का निर्माण तो होगा नहीं। जब हवाएं ऊपर उठती हैं तब बादल निर्माण होता है। हवाएं ऊपर कब उठती हैं, जब वहां का तापमान ज्यादा हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल बताएं, अगर मान लो यहाँ पे तापमान ज्यादा है तो हवाएं गर्म होकर के जब ऊपर उठेंगी तभी तो वाष्पीकरण होगा, अब जा करके फिर बादलों का निर्माण होगा, फिर वर्षा होगी। लेकिन जब यहाँ हवाएं नीचे उतर रही हैं तो ऐसी स्थिति में अब हवाएं ठंडी हैं तो वाष्पीकरण होने का सवाल ही नहीं है। तो क्या बनेगा, मरुस्थल बन जाएगा। तो लिखा है उप उष्णकटिबंधीय उच्च वायुदाब भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 से 30 अक्षांशों के बीच, 20 से 30 अक्षांशों के बीच हवाएं नीचे की ओर बैठती हैं। ये हवाएं जो बैठती हैं, यह हवा गर्म और शुष्क होती है जिससे बादल नहीं बनते हैं और बारिश नहीं हो पाती है। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो हवाएं ऊपर यहाँ से उठ रही हैं और ठंडी हवाएं नीचे गिर रही हैं। ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है, यह आपका मरुस्थल का
निर्माण हो जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मरुस्थल का निर्माण यहाँ पर हुआ है। दूसरा आपका वृष्टि छाया क्षेत्र है, मैंने अभी बताया था। अब आप जरा यहाँ देखिएगा, जब हवाएं आती हैं तो पर्वत से जब टकराती हैं तो यहाँ बादलों का निर्माण हो जाता है और बादल पर्वतों से रुक जाते हैं, इसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो जहां पे ठंडी हवाएं आकर के पर्वत से टकराती हैं और वहां वर्षा होती है, उसे हम पवन मुखी ढाल कहते हैं, अर्थात पवन के सामने मुखी ढाल कहते हैं। और इस क्षेत्र में ठंडी जो हवाएं पहुंचती हैं, बादल का निर्माण होता है और यहाँ वर्षा होती है तो पूरे क्षेत्र में हरा भरा हो जाता है। तो एक ही पहाड़ी की एक तरफ हरा भरा, एक तरफ जो है क्या होता है, सूखा हो जाता है वृष्टि छाया की वजह से। यही हवाएं इस तरह जब उतरती हैं तो इनमें नमी नहीं होती है, तो बादल नहीं बन पाते, इसलिए हम क्या कहते हैं, पवन विमुखी ढाल कहते हैं और यहाँ मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर कहा जाए तो पेटागोनिया मरुस्थल है, इसका एग्जाम्पल कहा जाए तो रेगिस्तान मरुस्थल है, इसका एग्जाम्पल कहा जाए तो लद्दाख मरुस्थल है। ऐसे बहुत सारे मरुस्थल हैं जो ऐसे ही बने हैं। आगे लिखा है आपका वृष्टि छाया प्रभाव। नमी युक्त हवाएं ऊपर पर्वत के पवनमुखी ढाल पर बारिश देती हैं, पहाड़ पार करके दूसरी तरफ उतरने पर वो शुष्क और गर्म हो जाती हैं। जैसे पेटागोनिया और लद्दाख मरुस्थल का निर्माण ऐसे ही हुआ है। अब आपको समझ में आ गया होगा, जैसे अगर हिमालय है और यह हिमालय का दक्षिणी ढाल है और यह हिमालय का उत्तरी ढाल है और उत्तर की ओर ही रेगिस्तान मरुस्थल लद्दाख हमारा है। तो याद रखिएगा, जब हवाएं आती हैं तो हिमालय से टकरा जाती हैं और हिमालय के उस पार नहीं जा पाती हैं। ऐसी स्थिति में वहां पर क्या हो जाता है, मरुस्थल अर्थात लद्दाख मरुस्थल बन गया है। उसी तरह से याद रखना, पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ बना है, दक्षिण अमेरिका में। जब मैप के माध्यम से समझाएंगे तो और समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे बनते हैं, इनको जानना जरूरी है। यहाँ पर मरुस्थल निर्माण के लिए अन्नगढ़ कहा जाए तो ठंडी जलधारा। अब यहाँ देखो, अगर किसी भी महाद्वीप के पश्चिम तरफ ठंडी जलधाराएं अगर चलती हैं तो वाष्पीकरण नहीं करती हैं और बादल का निर्माण नहीं होता, तो उस क्षेत्र में क्या बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है। इसका भी एग्जाम्पल हमारे पृथ्वी पर है, अभी दिखाता हूं एक एक करके। लिखा है कि ठंडी महासागरीय जलधाराएं, तटीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं हवा को नीचे से ठंडा कर देती हैं, वाष्पीकरण रुक जाता है और कोहरा तो बनता है लेकिन बारिश नहीं होती है और ऐसी स्थिति में वहां क्या बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको, कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, पेटागोनिया मरुस्थल, कोलोरेडो मरुस्थल, ऐसे बहुत सारे मरुस्थलों के एग्जाम्पल हमारे पृथ्वी पर भरे पड़े हैं। अभी एक एक करके हम आपको एक एक पूरी जानकारी हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। अब आते हैं महाद्वीपीयता का प्रभाव देखते हैं। तो जरा आप देखोगे, एशिया महाद्वीप पे एक मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है, ये मंगोलिया और चाइना दोनों में है। ये महाद्वीपों के आंतरिक भाग में है। तो वहां महाद्वीपीयता का प्रभाव पड़ता है क्योंकि समुद्र तट से वो दूर है। तो समुद्र तट से दूर होने की वजह से समुद्र की हवाएं वहां तक नमी युक्त हवाएं नहीं पहुंच पाती हैं। ऐसी स्थिति में क्या बन जाता है, वहां पर वो क्षेत्र शुष्क हो जाता है और वहां पे क्या बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है। जैसे लिखा है कि महाद्वीपीयता का प्रभाव होता है, समुद्र तट से बहुत दूर महाद्वीपों के बीचों बीच एक तक पहुंचते पहुंचते समुद्री हवाओं की सारी नमी खत्म हो जाती है। मध्य एशिया का गोबी मरुस्थल इसका एग्जाम्पल है। हवाएं तो पहुंचती हैं वहां तक लेकिन हवाओं में नमी नहीं होती है, तो बादल का निर्माण नहीं हो सकता है और ऐसी स्थिति में वर्षा नहीं होगी। इस बात को याद रखिएगा। तो मरुस्थल निर्माण के ये 4 कारण मैंने मैप के आधार पर, एग्जाम्पल के आधार पर बता दिया है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से आता है, गलती मत करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यानपूर्वक इसको देखने और समझने की जरूरत है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, पश्चिमी तट का रहस्य समझ लेते हैं। मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम में क्यों पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन प्री एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन मेंस एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो किसी भी महाद्वीप को याद रखिएगा, पश्चिमी तट पर मरुस्थल पाए जाते हैं और मरुस्थल पश्चिमी तट पर क्यों पाए जाते हैं, उसके पीछे 2 कारण हैं। दोनों कारण को मैं समझा देता हूं। एक आपका व्यापारिक पवनों की दिशा और एक आपका ठंडी जलधाराएं, यही 2 कारण हैं जिसकी वजह से याद रखिएगा महाद्वीपों के पश्चिमी तरफ मरुस्थल पाए जाते हैं। एक हम एग्जाम्पल के साथ यहाँ समझाएंगे। जैसे ये रेगिस्तान मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, याद रखिएगा ये कौन सा मरुस्थल है, ये सहारा मरुस्थल है। और सहारा मरुस्थल याद रखिएगा ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल में। एक तो व्यापारिक पवनों का क्या काम है ये बता देता हूं। तो आपको पता होगा
कि जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो पृथ्वी पर, याद रखिएगा, 0 डिग्री से, या 0 डिग्री या 30 से 35 है, तो 30 से 35 से 0 डिग्री की ओर चलती हैं ऐसे, और ये आती हैं वहां से, और आने के बाद ये दोबारा उठ के फिर ऐसे इनका एक साइकिल बन जाता है जिसे हम हेडली साइकिल कहते हैं। तो व्यापारिक पवनें ऐसे चलती हैं। तो व्यापारिक पवनें गर्म होती हैं। जब ये गर्म होती है और इनकी दिशा क्या है, आपका पूरब से पश्चिम की ओर चलती हैं। अब ये मान लो ये पूरब का क्षेत्र है, ये पूरब का क्षेत्र है, और ये महाद्वीपों का पश्चिमी क्षेत्र है। जब व्यापारिक पवनें गर्म होती हैं और जब ये सागर के ऊपर चलती तो वाष्पीकरण करती हैं, और यही व्यापारिक पवनें जब महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर टकराती हैं तो यहां पर वर्षा करती है, क्योंकि उनमें नमी की मात्रा अधिक होती है। और यही व्यापारिक पवनें जब पश्चिम तट की ओर पहुंचती हैं तो उनमें नमी की मात्रा होती ही नहीं है, तो सारी वर्षा कहां हो जाती है, पूर्वी तट पर। तो पूर्वी तट पर वर्षा किसी भी महाद्वीप पे ज्यादा क्यों होती है, व्यापारिक पवनों की वजह से, क्योंकि व्यापारिक पवनें गर्म होती हैं और वाष्पीकरण करती है और पूर्वी तट पर टकरा करके वहां पर्वतीय वर्षा कर देती हैं। लेकिन हवाएं जब पश्चिमी तट तक पहुंचती हैं, पश्चिमी तट तक पहुंचती हैं, तो उनमें नमी की मात्रा क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो हवाएं सूक्ष्म पहुंचती हैं कहां पर, पश्चिमी तट पर। इसीलिए किसी महाद्वीप के पश्चिम में क्या पा जाते हैं, मरुस्थल। उसमें पहला कारण क्या है, व्यापारिक पवनों का योगदान। लिखा है 20 से 30 अक्षांशों ये हवाएं पूर्व से पश्चिम चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। पूर्वी तट पर बारिश करने के बाद पश्चिमी तटों तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से सूक्ष्म हो जाती हैं, और क्या बन जाता है, मरुस्थलों का निर्माण हो जाता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि किसी महाद्वीप के पश्चिमी ओर मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, तो पहला कारण क्या है, व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवनें जब चलती हैं पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व महाद्वीपों के पूर्वी भाग में वर्षा खूब करती हैं, और हवाएं जब पश्चिम की ओर पहुंचती हैं तो उनमें नमी की मात्रा खत्म हो जाती है, और ऐसी स्थिति में क्या बन जाता है, मरुस्थल बन जाता है। तो इसीलिए महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मरुस्थल पाए जाते हैं। उनमें पहला कारण व्यापारिक पवनें। दूसरा, ठंडी जलधाराएं हैं। अब ठंडी जलधारा, अगर ये अफ्रीका का महाद्वीप मैप है, मैंने आपको बताया था, अफ्रीका के महाद्वीप में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ठंडी जलधारा चलती है, उसका नाम है कनारी। अब कनारी ठंडी जलधारा है, और यहाँ जलधारा चलती है बेंगुला, बेंगुला जलधारा चलती है। तो बेंगुला जलधारा क्या है, ठंडी है, और कनारी भी ठंडी है। तो ठंडी होने की वजह से आसपास वाष्पीकरण होगा ही नहीं, और हवा जब वाष्पीकरण होगा ही नहीं तो बादल बनेंगे नहीं। ऐसी स्थिति में इनके जो तट के बगल वाले जो तट होते हैं वहां वर्षा अगर नहीं होगी, तो याद रखना कनारी जलधारा की वजह से सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है, अभी मैंने बताया था। और बेंगुला एक शहर का नाम है, ये अंगोला में एक शहर है, तो वहीं पर ठंडी जलधारा जाके टकराती है, तो इसलिए उसी के नाम पर पड़ गया बेंगुला जलधारा। तटों के नाम पे जलधाराओं के नाम रखे जाते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को। अब बेंगुला जलधारा क्या है, कालाहारी, और याद रखना अंगोला, वो क्या कहते हैं, अंगोला में पीए मरुस्थल है, नमीबिया में, उन मरुस्थलों का निर्माण किसने किया है, बेंगुला जलधारा ने। तो ठंडी जलधाराएं भी मरुस्थलों का निर्माण करती हैं। तो किसी भी महाद्वीप के पश्चिम की तरफ मरुस्थल क्यों पाए जाते हैं, आप दो कारण याद रखिएगा, पहला व्यापारिक पवन और दूसरा ठंडी जलधाराएं। तो लिखा है कि पश्चिमी तटों के पास बहने वाली ठंडी जलधाराएं तटीय हवाओं को ठंडा कर देती हैं, जिससे चक्रवात या बारिश वाले बादल नहीं बन पाते हैं और वर्षा नहीं हो पाती है, याद रखिएगा। तो किसी महाद्वीप के पश्चिम तरफ मरुस्थल इसीलिए पाए जाते हैं, दो मुख्य कारण हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। अब क्वेश्चन अगर आए तो आपको गलत ना होने पाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जलधाराएं और मरुस्थल का सीधा संबंध क्या है, कौन कौन सी जलधाराएं ठंडी हैं जिन्होंने मरुस्थल का निर्माण किया है। अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा कि कौन कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं जिन्होंने एक मरुस्थल का निर्माण किया, और सारे मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम तरफ पाए जाते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ अगर देखते हैं तो पेरू को हम हम्बोल्ट भी कहते हैं। तो पेरू या हम्बोल्ट जलधारा कहाँ बहती है, आपको पता होगा, ये याद रखिएगा, ये दक्षिणी अमेरिका के आपका कहां पर, पश्चिम तरफ बहती हैं। तो इसकी वजह से ही आटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है, जो चिली में है। ये दुनिया का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो याद रखना आटाकामा मरुस्थल का निर्माण किसने किया, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा ने किया।
यहाँ सब एग्जाम्पल साथ दिया गया और यही एग्जाम्पल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बेंगुला की ठंडी जलधारा याद रखिएगा, यह अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तरफ बहती है। तो नामीब और आपका काला हारी मरुस्थल का निर्माण हुआ है अफ्रीका में। नामीब मरुस्थल कहाँ है? नमीबिया में है। और काला हारी मरुस्थल बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में है। तो इनका निर्माण किसने किया? बेंगुला की ठंडी जलधारा ने। एग्जाम्पल के साथ समझना है जिससे आपको याद रहे। कनारी की ठंडी जलधारा, अभी मैंने आपको बताया था, कनारी ठंडी जलधारा यह सहारा मरुस्थल का निर्माण किया, क्योंकि याद रखिएगा यह उत्तरी अफ्रीका में, अगर याद रखना, उत्तरी अफ्रीका में पश्चिम की ओर बहती है और ये ठंडी है, इसी वजह से सहारा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। तो किस जलधारा से किस मरुस्थल निर्माण हुआ है, इनको याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गलती आप बिल्कुल मत करिएगा। दूसरा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई ठंडी जलधारा, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जो ठंडी जलधारा ये हिंद महासागर में बहती है और याद रखिएगा इसकी वजह से ग्रेट ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, जिसे हम विक्टोरिया मरुस्थल कहते हैं, उसका निर्माण हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। और कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा, ये कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम की तरफ बहती है। प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा बहती है, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा है। इसकी वजह से याद रखिएगा जो है अमेरिका में सोनोरन मरुस्थल और आपका जो है मोजावे मरुस्थल का निर्माण हुआ है उत्तरी अमेरिका में। तो किस जलधारा से किस मरुस्थल का निर्माण हुआ है? और ये सारे मरुस्थल महाद्वीपों के पश्चिम की तरफ पाए जाते हैं, इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, आप गलती मत करिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, गलती नहीं करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मरुस्थलों के प्रकार। हमारे पृथ्वी पर मरुस्थल दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक आपका गर्म मरुस्थल, इसे हम उष्णकटिबंधीय आपका गर्म या उष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं। एक आपका शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होते हैं, जिसे हम ठंडे मरुस्थल कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ठंडे मरुस्थल कौन से हैं, गर्म मरुस्थल कौन से हैं, तो इनको भी याद रखना है। अब यहाँ याद रखिएगा, इनका जो आपका गर्म मरुस्थल पाए जाते हैं, जिसे हम उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल कहते हैं, ये 15 से 30 अक्षांशों के बीच में दोनों गोलार्ध में पाए जाते हैं। कर्क और मकर रेखा के आसपास ये मरुस्थल पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर गर्म मरुस्थल होते हैं, क्योंकि वो गर्मी वहां ज्यादा होती है। जो आपका शीतोष्ण मरुस्थल है, ये 30 से 60 अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। कौन से? शीतोष्ण मरुस्थल पाए जाते हैं, ये याद रखिएगा। जलवायु की बात करते हैं तो वर्ष भर अत्यधिक ऊंचा तापमान होता है यहाँ पर विषुवत कर्क और मकर रेखा के पास, इसलिए मरुस्थल बनते हैं। कौन से? उष्ण, क्योंकि नाम ही है गर्म, और आपका यहाँ लिखा है उच्च तापमान, यहाँ उच्च रहता है साल भर। यहाँ की जलवायु क्या होती है? समुद्र से दूर होता है। जैसे गोबी मरुस्थल क्या है, समुद्र से दूर है, तो वहां तक समुद्र की ठंडी हमारे पहुंच ही नहीं पाती है। गर्मियां गर्मियां गर्म होती है, मतलब ग्रीष्मकाल गर्म होता है, लेकिन सर्दियां बहुत अधिक ठंडी होती है, बर्फबारी वाली क्षेत्र होता है, इसलिए वहां मरुस्थल बना। जैसे लाइक हमारा आपका लद्दाख मरुस्थल। अब एग्जाम्पल में अगर कहा जाए तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे आपका सहारा मरुस्थल जो सबसे बड़ा है, थार मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल चिली में, रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल आपका जो है ऑस्ट्रेलिया में। याद रखिएगा ये सब कौन से मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है, जो 15 से 30 अक्षांशों के बीच में स्थित है। तापमान वहां हमेशा हाई रहता है, वाष्पीकरण ज्यादा होता है और हवाएं नमी युक्त नहीं पहुंच पाती हैं, वर्षा नहीं हो पाती है। शीतोष्ण मरुस्थल का एग्जाम्पल की बात करते हैं तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में, पेटागोनिया मरुस्थल आपका अर्जेंटीना में, टकला मकान मरुस्थल चीन में, अराकुम मरुस्थल आपका कजाकिस्तान और आपका जो मध्य एशिया में, और आपका किजिमकुल मरुस्थल भी आपका मध्य एशिया तुर्कमेनिस्तान और आपका कजाकिस्तान में है। इनको याद रखिएगा। अब आप समझ गए होंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से गर्म है और कौन से ठंडे हैं, तो गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही आपसे पूछे जाएंगे, तो गलती नहीं करना है, ठीक है। तो इसलिए मरुस्थल के कोई भी महाद्वीप या मरुस्थल के जो भी मैपिंग मैं कराऊंगा डिटेल में बता रहा हूँ, तो गलती मत करिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व के 5 प्रमुख मरुस्थलीय प्रदेश की बात करते हैं। हम मरुस्थल की बात नहीं कर रहे हैं, मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहे हैं। तो विश्व के 5 प्रमुख मरुस्थलीय प्रदेश कौन कौन से हैं? पहला आपका है सहारा। पहला आपका सहारा, ये पूरा आपका एक मरुस्थलीय प्रदेश है। सहारा मध्य एशिया में सहारा, अरेबियन, थार मरुस्थल, कराकुम मरुस्थल,
किजिम-कुम मरुस्थल, तकला-मकार मरुस्थल और गोबी मरुस्थल, ये एक प्रदेश में है जो आपका उत्तरी अफ्रीका और आपका कहां पर जो है मध्य एशिया में पाए जाते हैं। ठीक है, एक आपका जो है दूसरा जो प्रदेश है वो आपका दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका प्रदेश पे याद रखिएगा, अगर कहा जाए तो दक्षिणी अमेरिका में सॉरी, दक्षिणी अफ्रीका लिखा है। दक्षिणी अफ्रीका में याद रखिएगा कौन सा है। दक्षिणी अफ्रीका में आपका जो है कालाहारी, नामीब और आपका ये मरुस्थल है, करू मरुस्थल है। दक्षिणी अमेरिका में अगर कहा जाए, दक्षिण अमेरिका में आटाकामा, चिली में मरुस्थल है, पेटागोनिया। तो आटाकामा और चिली दो मरुस्थल आपका दक्षिण अमेरिका में है। उत्तरी अमेरिका में कहा जाए तो मोजावे मरुस्थल, कैलिफोर्निया, आपका एरिजोना और आपका क्या कहते हैं सोनोरा मरुस्थल कहाँ है, मैक्सिको में। ये सब क्या है, ये अलग प्रदेश में है। याद रखना 5 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे मरुस्थल पाए जाते हैं और एक आपका ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थलीय प्रदेश है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं, सबको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, मैं मैप के थ्रू बताऊंगा तो आपको चीजें आसानी से याद हो जाएंगी। तो 5 क्षेत्र हैं, इनको अच्छे से याद रखिएगा। मरुस्थलों के भौतिक स्वरूप कहा जाए चट्टान, पत्थर और रेत। याद रखिएगा, चट्टानी मरुस्थल भौगोलिक नाम क्या है, इसे हम भौगोलिक नाम से क्या कहते हैं, हमद कहते हैं। तथा जिस मरुस्थल में चट्टान पाए जाते हैं उसे हमद मरुस्थल कहा जाता है। उदाहरण सहारा का हमद मरुस्थल। एक आपका पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, भौगोलिक नाम क्या है, रेग है या आपका रेरिर है। अल्जीरिया का रेग, आपका लीबिया का मिस्र का रेरिर मरुस्थल, आपका पथरीला मरुस्थल, वहां पत्थर पाए जाते हैं। एक आपका रेतीला मरुस्थल है जैसे सहारा मरुस्थल, या ये क्या कहते हैं थार मरुस्थल, क्या है आपका रेतीला मरुस्थल है। भौगोलिक नाम क्या है आपका, अर्ग है। उदाहरण सहारा के क्षेत्र में और अर्ग मरुस्थल पाए जाते हैं। तो आपका थार मरुस्थल जो बालू वाले हैं। कुछ मरुस्थल चट्टान पाई जाती है, कुछ मरुस्थलों में पथरीले पाए जाते हैं, क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे आपका लद्दाख में पथरीला क्षेत्र पाया जाता है। तो ये भी मरुस्थलों के एक भौतिक स्वरूप है, इनको भी हमें याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीव जंतु अनुकूल स्तनधारी कौन कौन से यहाँ जीव पाए जाते हैं, ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ऊंट, ऊंट को याद रखना रेगिस्तान का जो है जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। कुबड़ में वसा का भंडार होता है, इनके कुबड़ में वसा का भंडार होता है। बिना पानी पिए कई दिनों तक जीवित रहने की क्षमता इनमें होती है, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा आपका एक होता है कंगारू चूहा, ये उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। जीवन भर बिना पानी पिए रहता है, सूखे बीजों को खा करके पानी की जरूरत को पूरी कर लेता है, ये कभी पानी पीता ही नहीं है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस दोनों जगह आया है। यूपी पीसीएस में तो 4-5 बार क्वेश्चन आया हुआ, याद रखिएगा। तो कंगारू चूहा उत्तरी अमेरिका में, ये बिना पानी पिए रहता है, ये भी याद रखिएगा, जीवन में कभी पानी पीता ही नहीं है। एक आपका जो है फेनेक लोमड़ी पाई जाती है, विशाल कान वाली पाई जाती है। इसकी शरीर की अतिरिक्त गर्मी को बाहर निकालने के लिए मदद करती है। ये भी मरुस्थलीय क्षेत्र में ये लोमड़ी पाई जाती है, ये भी याद रखना। तो कभी कभी जीव जंतुओं के बारे में पूछ देते हो, वो जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं तो उनको हमें याद रखना है। मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की बात करते हैं अगर हम, तो ये भी एक पारिस्थितिकी तंत्र है मरुस्थल का। स्थलीय मरुस्थल क्या आता है, सरीसृप, कीट और पक्षी की बात करते हैं। तो सरीसृप की बात करते हैं, मरुस्थलीय छिपकलियों और सांपों के लिए अत्यधिक अनुकूल है। याद रखना, यहाँ पे बहुत जो जीव जंतु पाए जाते हैं उनमें सांप सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, याद रखिएगा। छिपकली, कीट और अन्य देखा जाए तो प्रमुख बिच्छू, टार्नटुला, मकड़ियां और मरुस्थलीय कछुए पाए जाते हैं। और आपका जो है पक्षी में कहा जाए तो शुतुरमुर्ग याद रखेगा। और शुतुरमुर्ग विश्व में केवल एक मरुस्थल पाया जाता है, कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल में ही शुतुरमुर्ग पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। जो नमीबिया, जो आपका जो क्या कहते हैं बोत्सवाना और आपका दक्षिण अफ्रीका में है। अफ्रीका के मरुस्थलों में पाए जाते हैं। और आपका क्या कहते हैं रोडोडन, ये सब जीव जंतु पाए जाते हैं, इनको भी याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं, जिनको हमें याद रखना है। जब इसके बारे में पढ़ रहे हैं तो डिटेल में पढ़ते हैं। सूक्ष्म पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कैसे होता है, अब यहाँ देख लीजिएगा। ये मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है, एक निष्कर्ष के रूप में अगर डिटेल में कहा जाए तो एक तुलना करके, मतलब एक तरह से कंपेयर करके बताया गया है। जैसे स्टेप बाय स्टेप, भौगोलिक कारण वायुदाब, व्यापारिक पौने और ठंडी जलधाराओं की वजह से जलधारा की ये मरुस्थल का निर्माण होता है। जलवायु परिणाम, जिससे 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है और तीव्र वाष्पीकरण होता है, जो हमद, रेग और अर्ग जैसे प्रदेश बनाते हैं। जैविक, यहाँ केवल अत्यधिक अनुकूल जीव की ही जीवित रह सकते हैं। मरुस्थल केवल बंजर भूमि नहीं है, बल्कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली द्वारा रचित अत्यंत विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र है, इसको भी हमें याद रखना है। तो मरुस्थल का निर्माण कैसे होता है मैंने बता दिया। कौन से ठंडे मरुस्थल हैं, कौन से गर्म मरुस्थल हैं, कौन कौन सी जलधाराएं हैं,
जिन्होंने अलग अलग मरुस्थलों का निर्माण किया है, इन सबके बारे में मैंने बता दिया है, इसको अच्छे से याद रखना। हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग अलग अलग महाद्वीपों के मैप को देख लेते हैं। अलग अलग महाद्वीपों के मैप के आधार पर कहाँ कहाँ मरुस्थल पाए जाते हैं, इनको देख लेंगे तो आपका टॉपिक पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा और आपको चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व के प्रमुख मरुस्थल की बात करते हैं। अब इनको हम बिल्कुल एक एक महाद्वीप को पकड़ के और महाद्वीपों के अनुसार जब मैपिंग करेंगे तो आपको याद करने में आसान होगा, आपको समझने में आसान होगा। तो हमारा यही मकसद होता है कि हम कोई भी चीज बताते हैं तो हम महाद्वीपों के अनुसार बताते हैं, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो और याद करने में आसानी हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपको मैंने अभी बताया था कि विश्व में, हमारे पृथ्वी पर और हमारे भारत में भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे दुनिया में सबसे अधिक वर्षा होती है, और भारत में ही एक क्षेत्र ऐसा है जहां सबसे कम वर्षा होती है, लाइक लद्दाख। और सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मासीराम चेरापूंजी में, वो हमारे ही देश में है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, मासीराम है, खासी पहाड़ी में स्थित है। अगर ये गारो पहाड़ी, ये खासी पहाड़ी और ये जंतिया पहाड़ी है, तो आपको पता होगा कि जो आपका ये खासी पहाड़ी है, ये चांद के आकार की है। तो यहाँ पे जब बादल आता है तो आने के बाद बादल इसी चांद के आकार की पहाड़ी में फंस जाता है और वहीं पर ऊर्जा रिलीज कर देता है और वहीं पे बारिश हो जाती है। तो मासीराम से अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहीं पर एक गांव स्थित है, मासीराम चेरापूंजी है। तो याद रखिएगा, विश्व का अगर कहा जाए वर्षा का चरम बिंदु भी हमारे देश में पाया जाता है, और दूसरा शुष्कता का भी पैमाना भी हमारे देश में पाया जाता है। रेगिस्तान हमारे देश में भी पाया जाता है। लद्दाख एक आपका जो है क्या है, ठंडा मरुस्थल है, और थार गर्म मरुस्थल है। लिखा है मरुस्थल वह क्षेत्र जहां वर्षण की अपेक्षा वाष्पीकरण अधिक होता है, जहां, याद रखिएगा, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं, हम मरुस्थल कहते हैं। तो याद रखना है, दोनों चीजें हमारे यहाँ है। तो एक समझाने का तरीका था, इसलिए मैंने इसको बता दिया है। मरुस्थलों का वर्गीकरण मैंने बताया था। उष्ण मरुस्थल जैसे सहारा, आटाकामा। शीत मरुस्थल आपका गोबी, पेटागोनिया, ये कहाँ कहाँ पर है। सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका के 12 देशों में है। आटाकामा मरुस्थल चिली में है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में है। पेटागोनिया मरुस्थल अर्जेंटीना में है। ये मिलान करने को भी आते हैं, याद रखिएगा। ये आपका शीत या शीतोष्ण मरुस्थल है। धरातल के आधार पर एक अर्घ मरुस्थल होता है जो रेतीला मरुस्थल होता है, जिसमें रेत पाए जाते हैं, उसे हम अर्घ मरुस्थल कहते हैं। और जिससे याद रखना, जिनमें पत्थर पाए जाते हैं, पथरीली भूमि पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, हमदा मरुस्थल कहते हैं। इसको भी जानना जरूरी है, अभी मैंने आपको बताया भी था, तो इसको भी जानना जरूरी है क्योंकि ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जब हम चीजें पढ़ें तो इसको हम डिटेल में पढ़ें। अब हम बात करते हैं अलग अलग महाद्वीपों के होकर चलते हैं। सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप याद रखिएगा, काला सहारा मरुस्थल, और उसके पार कौन कौन से हैं। तो सहारा मरुस्थल याद रखिएगा आपका ये है कि पूरा क्षेत्र क्या है, ये सहारा मरुस्थल का क्षेत्र है। तो सहारा मरुस्थल के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहारा मरुस्थल, याद रखिएगा, अगर कहा जाए तो लगभग ये 12 देशों में है। तो यहाँ के जो देश पाए जाते हैं उन्हें सब सहारा देश भी कहते हैं। इसीलिए सब सहारा देश कभी कभी एग्जाम्पल में आता है। इन देशों की विशेषता है कि पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। और कहा जाए कि सहारा मरुस्थल का निर्माण किसने किया है, तो यहाँ पे कनारी नामक ठंडी जलधारा चलती है, इसी ने, याद रखिएगा, सहारा मरुस्थल निर्माण किया है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है क्षेत्रफल में, और सहारा मरुस्थल के अंदर बहुत सारे देशों में छोटे छोटे मरुस्थल पाए जाते हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उच्चतम तापमान अल्जीरिया में रिकॉर्ड किया गया, इसी मरुस्थल का है। एटलस, जो है अहागार, और आपका तिबेस्ती पर्वत इसी में स्थित है। तो बहुत सारे पर्वत और बहुत सारे मरुस्थल, बहुत सारे पठार इन सहारा रेगिस्तान में पाए जाते हैं। इनमें 12 देशों में ये मरुस्थल फैला हुआ है, उत्तरी अफ्रीका में। इसे हम सब सहारा देश कहते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल में पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किस जलधारा की वजह से हुआ है, ये याद रखिएगा, कनारी जलधारा की वजह से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा एक आपका मरुस्थल है, साहेल मरुस्थल है। साहेल क्षेत्र है कहां पर, मैं पहले ये बता देता हूं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अभी आईएएस में पूछा गया था। पूछा जाएगा कि साहेल क्षेत्र कहां है, तो साहेल क्षेत्र अफ्रीका में है। कहां पर, गौर करिएगा,
जो अफ्रीका का ये क्षेत्र है ये आपका कांगो बेसिन है, और कांगो बेसिन याद रखिएगा, कांगो बेसिन में सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं। कांगो बेसिन के दोनों तरफ याद रखिएगा सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं, सवाना घास के मैदान पाए जाते हैं। और उसके बाद एक पतली पट्टी याद रखिएगा आपका यहां तक होती है, इसी को कहते हैं साहेल क्षेत्र। तो साहेल क्षेत्र में वर्षा कम होती है, वहां पर घास भी कम पाई जाती है और वर्षा भी कम होती है, क्योंकि इस क्षेत्र में मरुस्थल का भी प्रभाव दिखाई देता है और घास भूमि का भी प्रभाव दिखाई देता है। मिक्स क्षेत्र है जो है साहेल क्षेत्र। और फिर आपका सहारा मरुस्थल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि साहेल क्षेत्र कहाँ है, तो सहारा मरुस्थल के दक्षिण में और सवाना घास भूमि के उत्तर में। तो सहारा और सवाना के बीच में साहेल क्षेत्र पाया जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी मरुस्थल का एक प्रकार कहा जाता है। अर्ध मरुस्थलीय पेटी है, अर्थात यहाँ पर मरुस्थल की भी विशेषताएं देखने को मिलती हैं और छोटी छोटी घास भूमियां भी पाई जाती हैं। तो यहाँ सहारा और सवाना का क्या है, ये मिक्स है। सवाना के दक्षिण में मैंने भी बताया, सहारा के दक्षिण में अर्ध मरुस्थलीय पेटी है। यह प्राय सूखा और अकाल की स्थितियां बनी होती है। ये बात याद रखिएगा। साहेल क्षेत्र भी एक आपका अर्ध मरुस्थल का क्षेत्र है। साहेल क्षेत्र अफ्रीका में है, याद रखिएगा। सहारा मरुस्थल के दक्षिण में और सवाना के उत्तर में। एक आपका यहाँ पर नामी मरुस्थल है जो मिस्र और सूडान में फैला हुआ है। नामी मरुस्थल लाल सागर के पश्चिम तट पर स्थित है और बद्दू नामक जनजाति यहाँ निवास करती है। ये आपका क्षेत्र कौन सा है, जो है नूबियन मरुस्थल। ठीक है, इसका नाम नूबियन मरुस्थल है, याद रखिएगा, नूबियन मरुस्थल है। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। मिस्र और सूडान में याद रखिएगा, मिस्र और सूडान में याद रखिएगा कौन सा है, नूबियन मरुस्थल है। लाल सागर के पश्चिम में है, ये आपका लाल सागर, इसके पश्चिम में है ये आपका लाल सागर है। यहाँ पे बद्दू नामक जनजाति पाई जाती है, याद रखिएगा। और एक आपका कालाहारी मरुस्थल है, और कालाहारी मरुस्थल यहाँ पर है। कालाहारी मरुस्थल 2 देशों में है, याद रखिएगा। 2 देश कौन कौन से हैं ये भी याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कालाहारी मरुस्थल आपका जो है एक देश है बोत्सवाना, और आपका दक्षिण अफ्रीका, 2 देशों में फैला हुआ है। इस क्षेत्र में नदी बहती है, ऑरेंज नदी बहती है, दिखा, और नदी के उत्तर और आपका जो है नगामी झील के दक्षिण में यहाँ बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। तो कालाहारी में जनजाति कौन पाई जाती है, बुशमैन, ये भी याद रखिएगा। यहाँ बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है और शुतुरमुर्ग इसी में पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा, कालाहारी मरुस्थल में। और याद रखिएगा नमीबिया एक देश है जहां पर पाया जाता है बीए, जहां पर याद रखना बीए मरुस्थल पाया जाता है, याद रखिएगा। कहां पर, नमीबिया में, ये भी याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, गलती मत करिएगा। तो अफ्रीका में ये कुछ मरुस्थल है, इनको याद रखिएगा। यहाँ पठारों की संख्या ज्यादा है, तो पठार वाले चित्र मैंने आपको बता दिया था, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। तो उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से मरुस्थल हैं, इनको याद रखना है। और वे सारे मरुस्थल अमेरिका में ही स्थित हैं या फिर मैक्सिको में है। अमेरिका मैक्सिको में ही मरुस्थल पाए जाते हैं, कनाडा में मरुस्थल नहीं पाया जाता, क्योंकि कनाडा ठंडे प्रदेश में आता है। एक आपका उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उसका नाम है सोनोरन मरुस्थल, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, याद रखिएगा। कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के प्रभाव से निर्मित हुआ है। तो आप याद रखिएगा, यहाँ लिखा क्या, ये कौन मरुस्थल है आपका, तो मरुस्थल कौन है आपका, सोनोरन मरुस्थल है। और यहीं पर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बहती है। तो कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा क्या है, ठंडी है, वर्षा होती नहीं है, इसीलिए मरुस्थल बन गया है। एक आपका जो है याद रखिएगा मोजावे मरुस्थल है, ये आपका कोलोराडो नदी यहीं से गुजरती है। विश्व की सबसे बड़ी कैनियन यहीं पर है, याद रखना। आपका हूबर डैम यहीं पर स्थित है, याद रखना। ये भी कैलिफोर्निया, नेवादा और आपका एरिजोना 3 राज्य में फैला हुआ है। ये आपका ये ग्रेट बेसिन, याद रखना, ये मृत घाटी कहते हैं। ये भी कहां पर है, अमेरिका में है, मृत घाटी, याद रखिएगा। मृत सागर जॉर्डन और इजराइल में है, लेकिन मृत घाटी कहां पाई जाती है, अमेरिका में। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट बेसिन कहते हैं। इसके बाद याद रखिएगा एरिजोना मरुस्थल, याद रखिएगा। विश्व के जो सबसे ऊंचे
कैक्टस यहीं पाए जाते हैं। गर्म और शुष्क है, ये भी कहाँ पर है, अमेरिका में है। तो एरिजोना मरुस्थल कहाँ पर है, अमेरिका में है। ये सारे मरुस्थल अमेरिका में है, इनको याद रखिएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गलती आप मत करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका क्या दिखेगा, तो विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र पाया जाता है आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल क्या दिखेगा, कहां पर है, चिली में है। यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है, कौन सी, पेरू। तो पेरू नामक ठंडी जलधारा की बहने की वजह से इसी पेरू को हम्बोल्ट जलधारा कहते हैं। तो इसी की वजह से आटाकामा मरुस्थल बना हुआ है। यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, यह याद रखिएगा। और चिली और पेरू दो देशों में तक फैला हुआ है, लेकिन खास चिली में फैला हुआ है, याद रखिएगा। दूसरा याद रखिएगा, इस मरुस्थल में नाइट्रेट का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रेट उत्पादन यहीं पे होता है, ये सोरा कहते हैं। आयोडीन और आपका जो है बोरेक्स के भारी भंडार भी यहीं पे पाए जाते हैं। तो कालाहारी, ये आटाकामा मरुस्थल कई बार एग्जाम में आया हुआ है, गलती मत करिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो गलत आपका ना होने पाए। दूसरा आपका पेटागोनिया मरुस्थल है। ध्यान रखना, जो आपका ये आटाकामा मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल है दक्षिण अमेरिका में, और पेटागोनिया मरुस्थल क्या है, एक ठंडा मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल है, याद रखिएगा। ये पेटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो ये पेटागोनिया मरुस्थल ये है, और एंडीज पर्वत के पूर्व में स्थित है, याद रखिएगा। और इसका निर्माण किसने किया है, यहाँ पे एक देखो द्वीप लिखा है, फॉकलैंड। फॉकलैंड द्वीप के पास यही जलधारा बहती है, फॉकलैंड। और फॉकलैंड एक कैसी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। तो इसकी वजह से पेटागोनिया मरुस्थल का निर्माण हुआ है। फॉकलैंड की ठंडी जलधारा का प्रभाव है। यहाँ सीढ़ी नुमा मरुस्थल और पर्वत पादीय मरुस्थल का उदाहरण है, कौन सा, पेटागोनिया मरुस्थल। शीतोष्ण या ठंडा मरुस्थल है, ये याद रखना है, अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना का दक्षिणी भाग मरुस्थल है, और अर्जेंटीना का उत्तरी भाग क्या है, आपका पम्पास घास का मैदान पाया जाता है। तो दक्षिण अमेरिका में आटाकामा और पेटागोनिया महत्वपूर्ण है। आटाकामा का निर्माण किसने किया है, पेरू की जलधारा ने। और पेटागोनिया का निर्माण किसने किया है, याद रखिएगा, फॉकलैंड की ठंडी जलधारा ने किया है। क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, गलती मत करिएगा, इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पश्चिम और दक्षिण एशिया में कौन कौन से मरुस्थल पाए जाते हैं, पहले ये देख लेते हैं। एशिया की बात करते हैं, तो याद रखिएगा, एक आपका सऊदी अरब में रब अल खाली मरुस्थल पाया जाता है, सऊदी अरब में। क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। विश्व में सबसे अधिक रेत और तेल के विशाल भंडार इसमें पाए जाते हैं, तेल के भंडार बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। दस्त ए लूट मरुस्थल ये ईरान में पाया जाता है, आजकल ईरान चर्चा में है। तो दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, ईरान में। याद रखना, ये आपका लवण युक्त भूमि है, यहाँ खजूर की खेती व्यापक पैमाने पे होती है। तो दस्त ए लूट मरुस्थल कहाँ पर है, याद रखिएगा, ईरान में है। दस्त ए कबीर मरुस्थल भी ईरान में है। तो दस्त ए लूट और दस्त ए कबीर दोनों कहाँ पर, ईरान में है। यह जो है क्या है, एक आपका नमकीन मरुस्थल है, यहाँ औसत ऊंचाई कितनी है, ये 4032 मीटर, इसको जरूर नहीं याद रखने की। एक आपका थार मरुस्थल है, जो भारत और पाकिस्तान दोनों में है। भारत के राजस्थान में और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के निक्षेप पाए जाते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो पाकिस्तान वाले साइड में पेट्रोलियम पाया जाता है, और भारत वाले साइड में पेट्रोलियम पाया जाता है। और अभी कुछ दिन पहले यहाँ पेट्रोलियम के कई भंडार पाए गए, इसीलिए पेट्रोलियम के उत्पादन में 3-4 साल पहले लगातार राजस्थान नंबर 1 पर रहा है। यही कारण है, क्योंकि पेट्रोलियम के नए नए भंडार, चाहे आपका जोधपुर हो, बाड़मेर हो, बीकानेर हो, जैसलमेर हो, यहाँ सब पाए गए हैं, इनको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा, मध्य और पूर्वी एशिया में कुछ शीतोष्ण और बर्फीले मरुस्थल भी पाए जाते हैं। तो जो ये आपने पढ़ा, ये गर्म मरुस्थल थे, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आपका शीतोष्ण या बर्फीले मरुस्थल है। इनके एग्जाम्पल का देख लेते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो आपका एक किजिम कुल मरुस्थल है, ये आपका उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दोनों फैला हुआ है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। लाल रंग का रेत पाया जाता है, अरल सागर इसके मध्य में स्थित है, याद रखिएगा। तो किजिम कुल मरुस्थल कहाँ पाया जाता है, उज्बेकिस्तान और आपका कजाकिस्तान में, क्वेश्चन आया हुआ है कई बार, गलती मत करिएगा। चीन में एक मरुस्थल पाया जाता है, चीन में लोपोनोर मरुस्थल चीन पाया जाता है, चीन का परमाणु परीक्षण यहीं पे होता है, ये बात याद रखिएगा। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया दोनों में है, ये भी ठंडा मरुस्थल का एग्जाम्पल है। विश्व का विशालतम शीतोष्ण मरुस्थल है ये,
शीत ऋतु में बर्फ से जम जाता है। एक आपका टकला का मकान मरुस्थल है, ये भी आपका चीन के उत्तर पश्चिमी चीन और आपका जो है क्या कहते हैं तारिम बेसिन पाया जाता है। तारिम बेसिन भी चीन में है। ये भी शीत मरुस्थल है। भारी जो है बर्फबारी के कारण यह निर्जन स्थान है, याद रखिएगा। इसके बाद याद रखिएगा काराकुम मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। तो काराकुम मरुस्थल 3 देशों में पाया जाता है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका तुर्कमेनिस्तान में। यहाँ रेत काले रंग का होती है। यहाँ पे अमू नहर द्वारा इसको सिंचित किया गया है। अमू दरिया और सीधे नदी निकलती है, उन नहरों के द्वारा बना के सिंचाई की जाती है। तो किजिम कुल मरुस्थल उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान में, और कराकुम मरुस्थल कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और आपका तुर्कमेनिस्तान में है। तो दोनों के नाम में थोड़ा डिफरेंस है, कुछ समानता दिखती है, कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर आए तो गलत आप लोगों का ना होने पाए। आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया का लाल मिट्टी का महाद्वीप की बात करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में कई मरुस्थल पाए जाते हैं और क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। जैसे ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है कहां पर, आपका ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल याद रखिएगा, यहाँ पर पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा बहती है। ये आपका नहीं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का पश्चिम है, ये ऑस्ट्रेलिया का पूरब है। तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में गर्म जलधारा बहती है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा, और यहाँ पर ठंडी जलधारा बहती है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। तो इसकी वजह से आप देखना इस क्षेत्र में मरुस्थलों का निर्माण ज्यादा हुआ है, इसको याद रखिएगा। तो याद रखना, अगर पूछा जाए कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल का निर्माण किसने किया है, याद रखिएगा आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा ने किया है, ये याद रखिएगा। और दूसरा ये याद रखिएगा, ये सोना और चांदी के यहाँ पे विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो सोना और चांदी के मामले में ऑस्ट्रेलिया टॉप 5 में है, याद रखिएगा। यहाँ पर एक गिब्सन मरुस्थल है, ये एग्जाम में कम से कम 50 बार आ चुका है कि गिब्सन मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। याद रखना विक्टोरिया के उत्तर में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के बबूल और आपका कांटेदार झाड़ियां और कंगारू के जो है मुख्य रूप से यहीं पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ये भी आपका गिब्सन मरुस्थल कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है, ये भी याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी क्वेश्चन 10 बार आ चुका है, याद रखिएगा। इसके अलावा बात करते हैं आपका जो है स्टूड मरुस्थल कहाँ पर है, ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है। और एक महत्वपूर्ण मरुस्थल है आपका सिम्पसन। सिम्पसन मरुस्थल है आपका मध्य ऑस्ट्रेलिया में है, मकर रेखा के दोनों ओर अवस्थित है, ये भी याद रखिएगा।